मशरक़ वस्ता में सूरत हाल इस वक्त इंतहाई कशीदा है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर लायंस रोड यानी शेर की दहाड़ नाम का एक ऑपरेशन किया है, जिसमें ईरान पर बराह रास्त फौजी हमला किया गया। और इस एक हमले ने पूरे खित्ते को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमले के फौरन बाद ही तेहरान की गलियों में जंगी तराने बजने लगे और ईरान की तरफ से एक बहुत ही वाज़ेह और दो टोक पैगाम आया। ये जवाब महदूद नहीं होगा। अब ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, बल्कि ये आने वाले वक्त के लिए एक संगीन वार्निंग है। तो अब सबके जहनों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या ये एक बड़ी तबाकन जंग की शुरुआत है? आज की इस पूरी गुफ्तगू में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं और उनके नताइज क्या हो सकते हैं। चलें, इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये लायंस रोड ऑपरेशन आखिर था क्या। दरअसल ये अमेरिका और इसराइल की एक मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई थी, जिसने इस पूरे बहरान की आग को भड़का दिया है। हमले की शिद्दत का अंदाज़ा तो इब्तदाई खबरों से ही लगाया जा सकता था। तेहरान, एस्फहान और खुरमाबाद जैसे बड़े शहरों को एक साथ मिसाइल और फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। बात यहाँ तक पहुंची कि तेहरान में सुप्रीम कोर्ट और वजारत इंसाफ जैसी अहम सरकारी इमारतों के करीब भी धमाकों की इत्तलात आईं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान इस हमले का जवाब देगा कैसे? इसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? चलें, सबसे पहले देखते हैं कि ईरान खुद अपने दम पर क्या कर सकता है। इसकी अपनी फौजी सलाहियतें क्या हैं? जब भी ईरान की फौजी ताकत की बात होती है तो रिवायती फौज के साथ साथ एक और नाम सबसे पहले जहन में आता है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC। ये एक एलीट फोर्स है जिसे ईरान की स्ट्रेटेजिक ताकत का असल मरकज समझा जाता है। ईरान की असल ताकत का जो मज़र है ना, वो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अब ये जो नाम स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, शहाब, कयाम, इमाद और खुर्रमशहर, ये वो मिसाइल सिस्टम्स हैं जो उसकी जारहाना सलाहियतों की असल बुनियाद है। और जो चीज़ इस मामले को वाकई संगीन बनाती है, वो है इन मिसाइलों की पहुंच। 2000 किलोमीटर की रेंज। इसका मतलब ये है कि इजराइल और खलीज में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे सीधे सीधे इनकी जद में हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ईरान के पास सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं, इसके पास क्रूज़ मिसाइल और शाहिद सीरीज़ जैसे जदीद ड्रोन्स का भी एक बड़ा ज़ख़ीरा है। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल दूर तक बड़े अहदाफ को निशाना बनाने के लिए होते हैं, जबकि क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन्स बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ छोटे लेकिन अहम अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ईरान की बराह रास्त फौजी ताकत से हटकर अब ज़रा उसकी हिकमत अमली के एक और शायद ज़्यादा पेचीदा पहलू पर नज़र डालते हैं, और वो है उसका प्रॉक्सी नेटवर्क। इसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमत का महवर कहा जाता है। ये पूरे मशरिक़ वस्ता में फैले हुए इत्तेहादी ग्रोहों का एक नेटवर्क है। ये मॉडल ईरान को एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक सहूलत देता है, जिसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। मतलब ये कि वो इन ग्रोहों के ज़रिए जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है और साथ ही बराह रास्त जंग के इल्ज़ाम से खुद को बचा भी सकता है। तो इस महवर में है कौन कौन और वो कर क्या सकते हैं? देखिए, लुबनान में बैठी है हिजबुल्लाह, जो हज़ारों रॉकेटों से शुमाली इसराइल पर हमला कर सकती है। गज़ा में हमास जनूबी इसराइल के लिए दर्द-ए-सर बन सकती है। यमन में हुसी बहरा अहमर में आलमी तिजारत के लिए ख़तरा बन सकते हैं। और इराक और शाम में मौजूद शिया मिलिशियाएं अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना सकती हैं। फ़ौजी ताकत और प्रॉक्सीज़ के अलावा ईरान के पास एक तीसरा और शायद सबसे ख़तरनाक हथियार भी है, और वो है आलमी मईशत को हिलाने की ताकत। और ये ताकत जुड़ी है आबनाए हुर्मुज़ से। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पानी की ये तंग सी पट्टी पूरी दुनिया के लिए इतनी ज़्यादा अहम क्यों है? इसका जवाब इस चार्ट में छुपा है। ज़रा देखें, दुनिया का तकरीबन 20 से 25% तेल, यानी हर रोज़ तकरीबन चौथाई तेल इसी एक तंग रास्ते से गुजरता है। इसीलिए इसे आलमी तवानाई की सलामती का चोक पॉइंट यानी गला घोंटने वाली जगह कहा जाता है। तो ईरान यहाँ दबाव कैसे डाल सकता है? इसके पास कई चालें हैं। वो तेल के टैंकर्स की आमद-ओ-रफ्त रोक सकता है, समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, या फिर बंदरगाहों के सिस्टम पर साइबर हमले कर सकता है।
ان میں سے کوई بھی قدم عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں آگ لگا سکتا ہے۔ اچھا، اس پوری پیچیدہ بساط پر ایک اور بہت بڑا کھلاڑی بھی ہے، بلکہ دو ہیں، روس اور چین۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ اس بحران میں ایران کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، دونوں کا کردار بہت اہم ہے۔ ایک طرف ہے روس، جو ایران کا پرانا اور قریبی فوجی اتحادی ہے، اور وہ پہلے ہی امریکہ کو کسی بھی حملے کے نتائج سے خبردار کر چکا ہے۔ دوسری طرف ہے چین، جو ایران کا سب سے بڑا تجارتی اور توانائی کا پارٹنر ہے، اور اس کے ساتھ مل کر بحری مشقیں بھی کرتا ہے۔ ان دونوں کی حمایت ایران کی پوزیشن کو بہت مضبوط بنا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں، ایران کی اپنی فوج، اس کا پراکسی نیٹ ورک، عالمی معیشت پر اس کی گرفت، اور پھر روس اور چین کی پشت پناہی، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران کی اگلی چال کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ ایران کیلیبریٹڈ ایسکلیشن کی حکمت عملی اپنائے گا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایسے حملے کیے جائیں جو ہوں تو محدود، لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہو۔ مقصد یہ ہوگا کہ ایک مضبوط پیغام بھی چلا جائے اور ایک کھلی مکمل جنگ کا خطرہ بھی ٹل جائے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ایران ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف تو اسے بھرپور جواب دینا ہے اپنی طاقت دکھانے کے لیے اور اندرونی دباؤ کو کم کرنے کے لیے، اور دوسری طرف اسے ایک ایسی بڑی جنگ سے بھی بچنا ہے جو پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ سکتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے ایران کا ہر قدم، ہر ایک فیصلہ ایک ایسی باریک سی لکیر پر چلنے جیسا ہے جہاں ذرا سی بھی غلطی ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، ایک علاقائی جنگ اور ایک عالمی معاشی بحران۔ تو بڑا سوال اب بھی اپنی جگہ قائم ہے، کیا آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی قابو میں رہے گی، یا پھر یہ خطہ ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی؟ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے۔